नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अंधेर नगरी के एक और पात्र जो कभी कभार आपको प्रमुख पात्र के रूप में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि यह जो नाटक है उसमें इतने जो निबंधात्मक प्रश्न है वह इतने नहीं होते, इसलिए इन पात्रों को भी लॉन्ग या निबंधात्मक प्रश्न पात्र के रूप में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको निबंधात्मक 20 मार्क्स में पूछे तो आपको कैसे चर्चा करनी है, और अगर आपको संक्षिप्त टिप्पणी में पूछे तो उसको कम कर आपको उसकी चर्चा करनी है। तो आज मैं आपके सामने जो राजा जो है जिसका नाम चौपट राजा है, जो अंधेर नगरी का राजा है, उसके चारित्रिक विशेषताओं की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। तो देखिए, सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अगर प्रमुख पात्र है तो प्रमुख पात्र, अगर गौण पात्र के रूप में पूछा गया है तो गौण पात्र। तो यहाँ पर हम आज जो है प्रमुख पात्र के रूप में उसकी चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता बनेगी प्रमुख पात्र के रूप में। अब देखिए, हम जानते हैं कि यह जो राजा का पात्र है सिर्फ 6 दृश्यों में से सिर्फ 2 ही दृश्यों में हमारे सामने आता है, चतुर्थ दृश्य और छठा दृश्य, और छठे दृश्य में भी एकदम अंत में आता है, मगर फिर भी हम इसको प्रमुख पात्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो आज हो रहा है अंधेर नगरी जैसी है, चाहे वह वहाँ पर विद्यमान हो या ना हो, प्रत्यक्ष नहीं किंतु परोक्ष रूप में हम देखें तो पूरे के पूरे नाटक पर, पूरे के पूरे प्रहसन पर किसका? तो चौपट राजा का प्रभाव है। क्योंकि अगर राजा ऐसा नहीं होता तो यह नगरी भी ऐसी नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भले ही वह 2 दृश्यों में विद्यमान हो किंतु परोक्ष रूप में वह संपूर्ण नाटक पर उनका प्रभुत्व है, और जब तक वह समाप्त नहीं होंगे, वह खुद समाप्त नहीं होंगे, तब तक अंधेर नगरी वैसी ही चलती रहेगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह एक प्रमुख पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसके बाद देखिए, दूसरी विशेषता है राजा के रूप में। ठीक है, यहाँ पर जो चौपट नामक है पात्र, वह एक राजा के रूप में हमारे सामने आता है। और हम जानते हैं कि जो चौथा दृश्य है वह पूरे का पूरा राज दरबार का दृश्य है। तो एक राजा कैसा होता है, उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती है, और यह जो चौपट राजा है वह कैसा राजा है, वह क्या कर रहा है। ठीक है, तो फिर भी देखिए, राजा तो राजा है, राजा बाजा और बंदर है ना, गुजराती में कहावत है, राजा वाजा ने वांद्र। तो राजा के हाथ में तलवार है, उसको जैसा चाहे वह इस्तेमाल कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो चौपट नामक पात्र है वह अंधेर नगरी में एक राजा के रूप में हमारे सामने आता है, और अंधेर नगरी ऐसी है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो उसके जिम्मेदार यह चौपट राजा है। तो फिर भी हम देखते हैं कि वह एक राजा के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगली विशेषता आएगी नशाखोर पात्र के रूप में। नशाखोर पात्र के रूप में हम कैसे कहेंगे कि हम देखते हैं कि पूरे नाटक की शुरुआत ही होती है तो वह मदिरा पान करता हुआ लड़खड़ाता हुआ आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह कैसा नशाखोर पात्र है। बार बार वह सिपाही से या नौकरों से वह शराब मांगता रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक नशाखोर पात्र है। और इसलिए देखिए, वह लड़की बकरी को लड़की या बड़की, ठीक है, तो इस प्रकार कल्लू बनिए को मल्लू बनिया, ठीक है, फिर चूने वालों को चूनी लाल, भिस्ती को फिर गडेरिए को उंग पोंग का गडेरिया, इस प्रकार वह बोल रहा है। तो यह सब कुछ कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। वह क्यों कर रहा है? तो वह एक नशाखोर पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। तो हम कह सकते हैं कि वह एक नशाखोर पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद उनकी अगली विशेषता बनेगी डरपोक पात्र के रूप में। अब देखिए, डरपोक पात्र के रूप में कैसे कह सकते हैं? तो जब तंबोली जो है वह पान लेकर आता है तो वह जोर से चिल्लाता है कि महाराज पान,
मगर वह समझते हैं, राजा जो है वह समझता है, क्या समझता है कि शूरपंखा, तो वह दौड़कर भागना चाहता है, मगर मंत्री पकड़ लेता है। वो कहता है भाई शूरपंखा नहीं आई है, वह पान लेकर आया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह इस प्रकार सिर्फ नाम लेने से भी डर जाता है। तो एक तो नशाखोर है, ऊपर से वह डरपोक भी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह डरपोक पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। फिर अगली विशेषता बनेगी बात बात पर सजा सुनाने वाले पात्र के रूप में। अब देखिए, बात बात पर सजा सुनाने वाले पात्र के रूप में हम कैसे कह सकते हैं। हम देखते हैं कि पहले जब तंबोली जो है वह कहता है कि भाई जो सेवक जो है, नौकर जो है, वह कहता है कि पान खाइए, तो वह समझता क्या है कि शूरपंखा आई है, तो वह डर जाता है। तो डरा खुद है, मगर सजा किसको देना चाहता है, तो सिपाही को देना चाहता है। फिर मंत्री बीच में आता है कि नहीं, इसके लिए सिपाही जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए तो तंबोली जिम्मेदार थे। वो कहता है कि भाई 200 कोड़े तंबोली को लगे, ठीक है। तो इस प्रकार फिर बार बार कोई भी आता है कि नहीं कि बकरी गई है, तो कोई ना कोई मरना चाहिए। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि वह हर किसी को बस अभी मैं न्याय करूँगा, अभी फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार वह हर किसी को बात बात पर वह सजा देने के लिए तैयार रह जाता है और सजा सुनाता रहता है। मगर वह सजा का पालन होता है या नहीं होता है, यहाँ लेखक ने हमारे सामने स्पष्ट नहीं किया, मगर हम देख सकते हैं कि वह बात बात पर एक सजा सुनाने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगली विशेषता बनेगी कामी पात्र के रूप में। कामी पात्र के रूप में हम कहेंगे तो देखिए कि जब शुरुआत में ही कि पान खाइए की जगह वह क्या सुनता है, शूरपंखा, और वो डर जाता है। मगर फिर मंत्री मजाक करता है कि भाई आप तो शूरपंखा के नाम से डरे हैं, तो आपको शूरपंखा को सजा करनी चाहिए। तो वो कहता है कि देखो मैं रानी से कह दूंगा कि मंत्री तुम्हारे लिए सौत लाने को कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर शूरपंखा राक्षसी है, वह उससे डरता भी है, मगर फिर भी वह उसको पत्नी बनाने के लिए भी तैयार है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक कामी पात्र के रूप में हमारे सामने आता है कि डरपोक होने के बावजूद, नासा होने के बावजूद वह एक कामी पात्र के रूप में भी हमारे सामने आता है। उसके बाद आती है खुद को यमराज से बड़ा समझने वाला पात्र। अब देखिए हम जानते हैं कि वह राज्य में बैठी हुई है, तभी फरियादी आता है और कहता है कि महाराज हमारा न्याय होए। तो वह कहता है कि तुम्हारा न्याय ऐसा होगा जैसा यमराज के यहाँ भी नहीं होता। तो हम जानते हैं कि भाई पाप और पुण्यों की सजा जो है वह यमराज निश्चित करते हैं, तो वह सजा देता है। मगर यह तो यमराज और धर्मराज उन दोनों से अपने आप को ऊपर मानता है और वह कहता है कि मेरे यहाँ तो तुम्हारी फरियाद का ऐसा न्याय होगा जैसा यमराज के वहाँ भी नहीं होता। तो इस बातचीत से हम कह सकते हैं कि वह खुद को यमराज से भी बड़ा मानता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि खुद को यमराज से बड़ा मानने वाला पात्र के रूप में वह हमारे सामने आता है। उसके बाद देखिए हम कह सकते हैं कि मजाकिया पात्र तो मैंने आगे भी कहा कि वह बकरी को कभी लड़की कहता है, कभी बकरी कहता है, कभी कल्लू बनिए को कल्लू मल्लू कहता है, गधे फिर कसाई और चूने वालों को चूनी लाल कहता है, भिश्ती को पानी वाला कहता है, फिर पानी वाला कहता है, फिर गडेरिए को ऊँग पोंग का गडेरिया कहता है। तो यानी वह नशे में है फिर भी वह हंसी मजाक कहता रहता है। वो उसको क्या मजाक का पात्र है। देखिए कि वह क्या कर रहा है, किसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वह एक हंसी मजाक करने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। उसके बाद अगली विशेषता बनती है तुरंत न्याय करने वाले पात्र के रूप में। तो तुरंत न्याय तो यानी देखिए कि हम देखते हैं कि आज जो हमारी कोर्ट कचहरियां हैं वह तारीख पे तारीख कह रही है, मगर यहाँ पर जो है चौपाट राजा है वह तुरंत कि जैसे ही फरियादी आता है
तुरंत ही बनिए को बुलाया जाता है, बनिए को निकालकर तुरंत कारीगर को बुलाया जाता है, कारीगर को निकालकर तुरंत चूने वाले को बुलाया जाता है, चूने वाले को निकालकर तुरंत गडेरिए को भिस्ती को बुलाया जाता है, फिर गडेरिए को बुलाया जाता है, फिर कोतवाल को बुलाया जाता है, और आखिरकार तुरंत ही उसी बैठक में हम कल मिलेंगे, इसको कल लाना नहीं। तो यानी वह तुरंत न्याय करने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि वह तुरंत न्याय करने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। अगली विशेषता बनेगी गलत न्याय करने वाले राजा के रूप में। अब देखिए कि जो बात है, ठीक है, समस्या क्या है, फरियाद क्या है, बकरी मर गई है, तो बकरी की जगह क्या होना चाहिए, तो या तो उसको नई बकरी मिलनी चाहिए या उतना उसको रुपया मिलना चाहिए। मगर यहाँ पर जो राजा है वह क्या करता है, एक बकरी जो है, भले एक जानवर है, सामान्य जानवर, ठीक है, तो उसकी जगह वह किसी पुरुष को, जीवित व्यक्ति को वह कहता है कि बकरी मरी है तो और कोई भी मरना चाहिए। जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक न्याय नहीं होगा, और मेरा न्याय सबसे अच्छा न्याय है। और इस गलती में वह एक गलत निर्णय करता है, गलत न्याय करता है। और आखिरकार हम देखते हैं कि उस गलत न्याय में भले ही चौथे दृश्य में के अंत में कोतवाल की फांसी निश्चित होती है, उसकी जगह फिर 5वें दृश्य में गोवर्धन दास को लिया जाता है, मगर आखिरी दृश्य में तो वह खुद ही खुद के न्याय का शिकार वह खुद ही होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि गलत न्याय करने वाले पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। अगली विशेषता बनेगी अंधश्रद्धा में मानने वाले पात्र के रूप में। देखिए अंधश्रद्धा में यानी कि जब गोवर्धन दास को फांसी लगने वाली होती है तभी महंत चालाकी करते हैं, कानाफूसी कहकर फिर हर कोई ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, हर कोई फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। और तभी देखिए राजा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि नहीं भाई, मुझसे पहले कोई भी स्वर्ग में जा सकता नहीं है। तो यानी स्वर्ग, नर्क, सगुन, अपसगुन, इन सारे अंधविश्वासों में राजा मानता है, और इसी अंधविश्वास का शिकार होकर वह फांसी पर लटक जाता है। उसकी मृत्यु होती है या नहीं होती है यह लेखक ने स्पष्ट नहीं किया है, मगर वह अंधविश्वास के चलते फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार है, यह हमारे सामने आता है। तो हम कह सकते हैं कि वह एक अंधविश्वासी पात्र के रूप में हमारे सामने आता है। और आखिरी विशेषता है जैसा नाम वैसा गुण। तो आगे भी हमने देखा, तो इस प्रकार देखिए इसका नाम क्या है, चौपाट राजा है, और इसलिए उसकी नगरी जो खुद चौपाट हो, है ना, उसकी नगरी फिर कैसे अच्छी नगरी हो सकती है। तो इसलिए वह अंधेर नगरी को पैदा करता है। तो यानी सब कुछ, और अंत में इतनी भयानक, इतनी अराजकता फैली हुई है नगरी में, जिसको हम 5वें दृश्य में देख सकते हैं। और फिर अंत में देखिए कि जब तक वह खुद नष्ट नहीं हो जाता तब तक नगरी का कोई इलाज होने वाला नहीं है। इसलिए चौपाट, अंत में वह अपने नगर को तो ठीक है मगर खुद को चौपाट कर देता है, तहस नहस कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसा नाम वैसा गुण रखने वाले पात्र के रूप में वह हमारे सामने आता है। देखिए बहुत ही कम वार्तालाप में, है ना, आप देखेंगे कि चौथा दृश्य और छठे दृश्य में, मगर फिर भी हम एक एक वाक्य में, एक एक घटनाक्रम में एक एक विशेषता बनाने का प्रयत्न किया, क्योंकि वह ज़्यादातर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसलिए अगर शॉर्ट नोट में पूछे तो इन्हीं बातों को आप कम कर भी लिख सकते हैं। अगर आपको भी कोई विशेषता, आप कथा वस्तु पढ़ेंगे, चौथा और छठा दृश्य देखेंगे, आपको भी अगर कोई विशेषता अच्छी लगती है तो वह सतर्क मौलिकता से आप वह विशेषताएं भी बना सकते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको चौपट राजा का चरित्र सरलता से समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।